हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विनर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो देर न करते हुए आज अपने उस टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार टेंस के मुद्दे पर आता हूं। इस टेंस में हम लोग तीनों टेंस के इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको पता ही होगा, याद ही होगा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले भी एक बार बता चुका हूं, परंतु यहाँ एक रिवाइज के उद्देश्य से, रिवीजन के उद्देश्य से मैंने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी शामिल किया है। तो आप जानते ही होंगे कि हम लोग किसी भी भाषा को, किसी भी वाक्य को अलग अलग तीन कालों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमें प्रेजेंट में बोलना हो, ठीक है, तो एक ही वाक्य को हम लोग पास्ट में भी बोल सकते हैं, दूसरे वाक्य को हम लोग फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार गया, वह बाजार जाएगा। वह बाजार जाता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वह बाजार गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और वह बाजार जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो अब हम यहाँ जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। पहचान के साथ साथ हम लोग उसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, जो रूल होता है, उस रूल के बारे में भी जानेंगे। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ नियमों से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप हमारा पिछला वीडियो वाक्य के प्रकार को आप अवश्य देखें। तो इन सभी शब्दों से जुड़ा हुआ, इन सभी वाक्यों से जुड़ा हुआ जो भी समस्याएं थोड़ी बहुत आपको आएगी वो दूर हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पुनः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आता हूँ। दोस्तों, हिंदी के वैसे वाक्य जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। इसके अलावा हिंदी के वैसे वाक्य जिससे प्राकृतिक सच्चाई या उस वाक्य से किसी कर्ता का आदत का भाव प्रकट होता है, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वह बाजार जाता है। इस वाक्य में जाता भी है यानी कि ता है, ती है भी है, और इस वाक्य से यह भी पता चलता है कि यह जो करता है वह इसे बाजार जाने की आदत है। अर्थात यह जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसे बनाने के लिए 6 अलग अलग नियम, जो 6 अलग अलग प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उसमें सबसे पहला जो प्रकार है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस या अर्थात रूल नंबर 1, जो इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्ब 1 या वर्ब 5 यानी कि सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 दोनों में से कोई एक वर्ब हमें प्रयोग करना है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो आप यहाँ देखिए कि आई, वी, यू, दे और दो नाम रहेगा या प्लूरल नंबर रहेगा, तो वहां पर हमें वर्ब 1 का प्रयोग करना होता है। जबकि ही, सी, इट, वन नेम या सिंगुलर नंबर रहेगा तो वर्ब 5 का प्रयोग होता है। आप यहाँ यह अवश्य ध्यान रखें कि वर्ब 5 का प्रयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, जबकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब 5 का प्रयोग नहीं होता है। तो इस रूल नंबर 1 के हिसाब से वह बाजार जाता है, तो सब वह जो है इसमें आपका करता है यानी कि सब्जेक्ट, तो वह का इंग्लिश ही। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो जाना वर्ब है, क्यों? क्योंकि जाना काम है हमारा। तो जाना जो है यहाँ पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि ही के साथ वर्ब 1 लगे या वर्ब 5। तो आप देख सकते हैं कि ही के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ही गोज, इसका ऑब्जेक्ट टू मार्केट, अर्थात ही गोज टू मार्केट। ठीक उसी तरीके से
अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो उसके लिए अलग अलग नियम है जो नीचे दिए गए बॉक्स में है। लेकिन इसके बारे में अब हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अब लगे हाथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी के वैसे वाक्य जिनसे यह पता चले कि काम भूतकाल में समाप्त हो गया, उसको बनाने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल को प्रयोग में लाना होता है। और वैसे वाक्य जिससे यह पता चले कि भूतकाल में काम समाप्त हो गया, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। उस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थे, थी इत्यादि लगा रहता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, वह बाजार गया। तो वह बाजार गया, आप देख सकते हैं कि लास्ट में या है, तो या जो है इसमें आ छुपा हुआ है। या आप बोलिए तो आप पाएंगे कि या में आ रहा है। ठीक उसी तरह वह बाजार गया या वह बाजार गया था, दोनों बात एक ही है। ठीक उसी तरह मैंने पत्र लिखा या मैंने पत्र लिखा था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो वह बाजार गया, इसके लिए जो पॉजिटिव सेंटेंस का हमारा रूल होता है आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। अर्थात इसमें इस नियम के हिसाब से जब इस पॉजिटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें वह है सब्जेक्ट, तो वह का इंग्लिश हो गया ही। जाना गया, ये जो जाना वर्ब से है, तो जाना वर्ब का हो गया वर्ब टू, क्योंकि यहाँ वर्ब टू यूज करना है, तो ही वेंट टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से आप इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसमें कोई भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, अर्थात आई रहे, वी रहे, ही, सी, इट, यू, दे, वन नेम या टू नेम, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, सारे के साथ वर्ब टू का ही प्रयोग हमें करना होता है। लेकिन वर्ब टू केवल पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के बाकी सारे सेंटेंसों में वर्ब वन का प्रयोग होगा। और नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग होता है। उसके बारे में भी हम बाद में जारी करेंगे। लगे हाथ फ्यूचर इंडेफिनिट पर भी चर्चा कर ले। तो हिंदी के वैसे वाक्य जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहता है, वह वाक्य जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य से हमें भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने का भाव का प्रकट होता है, यह चलता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि वह बाजार जाएगा, इससे एक सामान्य बात का पता चलता है कि वह भविष्य में बाजार जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए हमें जो रूल का पालन करना होता है वह रूल इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ग्रामर के नियम के अनुसार आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, ही, सी, इट, यू, दे या सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, सबके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। परंतु आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश में जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो वहां सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। इसलिए आप सेल के झंझट में न पड़े और हर जगह विल का ही प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। अभी तक आपने तीनों ही टेंसों के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में जाना। जैसे एक बार मैं फिर इसको बता दूं कि वह बाजार जाता है, he goes to market, वह बाजार गया, he went to market, वह बाजार जाएगा, he will go to market। एक अन्य उदाहरण मैं लेता हूं, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो we speak English, हम लोगों ने अंग्रेजी बोला, we spoke English, और हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे, we will speak English। ठीक इसी तरीके से कोई भी वाक्य को अलग अलग तीन जब कालों में हमें व्यक्त करना हो तो उसी तरह आवश्यकता अनुसार जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य रहेगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य के नियम से बनाएंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य को
उसके रूल से बनाएंगे। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के रूल को लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन या वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करना होता है। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। अकॉर्डिंग टू रूल आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नया वर्ड डज लगा है। तो आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य को बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग होता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आई वी यू दे और दो नाम रहेगा तो उसके साथ हमें डू लगाना पड़ता है, और ही सी इट और वन नाम के साथ जो है डज लगाना पड़ता है। तो उस नियम के तहत ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव अगर बनाना हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाक्य को जब अगर नेगेटिव बनाना हो तो वहां डिड का प्रयोग होता है, और जैसे ही डिड हम लोग प्रयोग कर लेंगे तो किसी भी कंडीशन में वर्ब टू का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात वर्ब टू का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है। बाकी हर प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब वन का प्रयोग होता है। तो इस रूल को देखें, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अर्थात इसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे, वह बाजार गया, वह बाजार नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक उसी तरह वह बाजार जाएगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल यूज करेंगे प्लस नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ शैल को आपको यूज नहीं करना है, केवल विल का प्रयोग करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, he will not go to market। अब इसका इंट्रोगेटिव हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका रूल हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो डज ही गो टू मार्केट। पास्ट इंडेफिनिट के लिए रूल हमारा इंट्रोगेटिव का है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डिड ही गो टू मार्केट। उसी तरह फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए ये रूल है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए ये रूल है। फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल नंबर वाक्य नंबर 5 को बनाने के लिए रूल नंबर जो 5 होता है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो छठे प्रकार का वाक्य होता है, अर्थात WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसके लिए ये रूल है। ठीक उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, नेगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल है। ठीक उसी तरह फ्यूचर टेंस के लिए पॉजिटिव के लिए ये रूल है आपका, नेगेटिव के लिए ये है, इंट्रोगेटिव के लिए ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए ये, उसके बाद हो गया WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर आपको इस रूल संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या आए तो आप वाक्य के प्रकार को आप अवश्य देखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस 6 अलग अलग प्रकार के वाक्यों को बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। परंतु एक बार मैं पुनः आपको मैं बोलकर बता देता हूं, आप हमारे द्वारा बोले गए वाक्यों को आप लिखेंगे, नोट कर लेंगे। उसके लिए आप स्क्रीनशॉट का सहारा ले सकते हैं रूल को लिखने के लिए, और हमारे बोले गए कथन को लिखने के लिए आप वीडियो को बैक करके आप नोट कर लिया करें। उसके बाद आसानी से आपको ये तीनों टेंस के 6 अलग अलग प्रकारों को बनाने के लिए हर नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देर न करते हुए मैं फटाफट हर टेंस के एक प्रकार के वाक्यों को 6 अलग अलग प्रकार से बोलकर और उसको ट्रांसलेट करके बताता हूं। जैसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाता हूं, डू आई गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूं, वाई डू आई नॉट गो टू मार्केट।
अब मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कोई वाक्यों को लेता हूं और उससे उसको 6 अलग अलग प्रकार से मैं बोल के आपको बताता हूं। एक वाक्य लेता हूं कि राम ने आम खाया, राम एट अ मैंगो। राम ने आम नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट ए मैंगो। क्या राम ने आम खाया? डिड राम ईट अ मैंगो। क्या राम ने आम नहीं खाया? डिड राम नॉट ईट अ मैंगो। राम ने आम क्यों खाया? वाई डिड राम ईट अ मैंगो। राम ने आम क्यों नहीं खाया? वाई डिड राम नॉट ईट अ मैंगो। ठीक उसी तरह अब फ्यूचर टेंस के एक वाक्य को लेंगे और उसको 6 अलग अलग प्रकार से मैं आपको बोलकर दिखाऊंगा। मैं पत्र लिखूंगा, आई विल राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखूंगा? आई विल राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा? आई विल नॉट राइट ए लेटर। मैं पत्र क्यों लिखूंगा? वाई विल आई राइट ए लेटर। मैं पत्र क्यों नहीं लिखूंगा? वाई विल आई नॉट राइट ए लेटर। तो अब मुझे भरोसा है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आपको इससे जुड़ा हुआ हर एक वाक्य को 6 अलग अलग प्रकार से ट्रांसलेट करने का नियम भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आज के हमारे इस वीडियो से आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत लाभ मिलेगा, परंतु लाभ केवल वीडियो देख लेने से नहीं होगा। इसके लिए आप जो है घर में इसके लिए प्रैक्टिस करें और उम्मीद करता हूं कि आप अपने सपनों को, आप अपने स्पोकन अंग्रेजी बोलने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारे कमियों को या अच्छाइयों के बारे में बताएं। अपार संभावनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक।